नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये 10th की जो हमारी हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये 8th है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से लोगों ने इस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, उन्होंने अलग अलग मायनों के अंदर इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाओं के तहत उन्होंने इस मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था, क्योंकि किसान वर्ग का कहीं ना कहीं अलग नज़रिया रहा हुआ था उनका पार्टिसिपेट करने के लिए। जमींदार लोग थे और जो उद्यमी थे, जितने भी व्यापारी लोग थे, तो उनका अलग अलग नज़रिया और कार्यशैली अपनाई गई थी। और इसी तरीके से कुछ जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी तो उनको गांधी जी ने अलग अलग तरीके से उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित है वो किया था, क्योंकि उनकी जो महिलाओं की दृष्टि में गांधी जी के मामले में उनका जो मूवमेंट लेने के लिए वो इसको महत्व वो तवज्जो कम देते थे। तो इसलिए उनका अलग अलग नज़रिया वो रहा हुआ था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो लेकिन अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये पार्टिसिपेट जैसे भी हो रहा था, किस तरीके से जो अन्य वर्ग के लोग थे, दलित और अन्य जो समुदाय के लोग थे और मुस्लिम अन्य लोग थे, वो किस तरीके से इसको अपने आप को अलग थलग किए हुए थे या इनको जोड़े हुए थे या पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो किस तरीके से उसकी मंशा थी, किस तरीके से वो इसको इस आंदोलन के माध्यम से पार्टिसिपेट अब करना चाहते थे, और किस तरीके से गांधी जी और B.R. अम्बेडकर साहब के बीच में कुछ समझौते भी हुए थे। एक अच्छा समझौता आता है, पूना समझौता, वो भी तो वो किस वजह से हुआ था, क्या उसकी नीति रही थी, इस वजह से सभी इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो आगे वाला जो पॉइंट है सविनय अवज्ञा की सीमाएं, तो इसी के माध्यम से ये सारा जो उल्लेख है इस पॉइंट के माध्यम से दिया गया है। सभी सामाजिक समूह साम्राज्य की अमूर्त धारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्रों के अछूतों का था, यानी कि अछूते वे वर्ग से संबंधित माने जाते हैं जो SC या BC जाति से समझे जाते हों। तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी अवधारणा से वो प्रभावित है, वो पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित है वो नहीं हो पाए थे। तो और उनको राष्ट्र से अलग नज़रिए से वो देखा जाता था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे, यानी कि वो अपने आप को जितने भी आज के समुदाय के अंदर SC ST वर्ग से संबंधित जो जिनको संबोधित किया जाता है, तो अपने आप को दलित, ये दलित नाम भी गांधी जी के द्वारा उनको दिया गया था, जिनको आप हरिजन भी कहते हो। तो वो किस तरीके से उनको संबोधित है वो करते थे और अपने आप को वो उत्पीड़न है वो महसूस है वो करते थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातनपंथियों से डरी हुई थी, क्योंकि किस तरीके से जो हिंदू के जो उच्च वर्ग से संबंधित समुदाय थे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें थी वो कांग्रेस के ऊपर जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जकड़ी हुई थी। और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दलितों के ऊपर ध्यान है वो पूरी तरह से नहीं दिया गया था। और शुरुआती दौर में अगर ये माना जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो दलितों के द्वारा ये धारणा दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी दलितों की या निम्न वर्ग से संबंधित पार्टी वो नहीं कही जा सकती, ये उच्च वर्गीय पार्टी है वो कहा जा सकता है, समुदाय से संबंधित जिनका संबंध रहा हो। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से जो अछूतों हरिजन के साथ या जितने भी दलित वर्ग के साथ इनको आंदोलन में पूरी तरह से एक्टिवेट है वो नहीं किया जा रहा था, इन्वॉल्वमेंट समाहित नहीं किया जा रहा था, तो गांधी जी का इस पक्ष में मानना था कि जब तक अछूत और निम्न वर्ग से संबंधित जितने भी समुदाय है अगर उनको आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा तब तक हम स्वराज की धारणा को अच्छी तरीके से नहीं है वो समझ पाएंगे। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हीं के द्वारा ये धारणा बनाई गई थी कि जो भी अछूते होते हैं, ये हरिजन जो शब्द है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो MCQs के लिए भी आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो कि अछूतों को हरिजन किसने कहकर संबोधित है वो किया था। तो महात्मा गांधी जी ने इनको जो ईश्वर की संतान कहकर संबोधित है वो किया था। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं
पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। महिला ढूंढने वालों के काम के प्रतिनिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे थे। अब इन्हीं के द्वारा, निम्न वर्ग के, दलित वर्ग के द्वारा, जो भी मंदिरों में, शौचालय में, तालाबों में, सड़कों में, कुओं के ऊपर जितने भी सार्वजनिक जो स्थान होते थे, तो उनको एक एक मूवमेंट के द्वारा उन्होंने ये सभी लोगों से आह्वान किया कि इनको बराबरी का दर्जा वो देना चाहिए। और जो भी उनकी, खास करके जो निम्न वर्ग के संबंधित, जो मेला डोलने वाले या शौचालय संबंधित जो कार्य करते थे, तो गांधी जी ने वो कार्य खुद करने की वजह से इनको अपनी प्रतिष्ठा थी वो दिलाने का जो कार्य वो किया था। यानी कि उनको ये महसूस ना हो कि सिर्फ ये जो निम्न कार्य किया जाता है, ये शौचालय या जो निम्न वर्ग से संबंधित जो कार्य, मेला ढोने वाले जो कार्य होते हैं, वो जितने भी कार्य इन समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो ये कोई खास एक पहचान उनको दिला रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस खास पहचान को जो गांधी जी इसको मिटाना चाहते थे और अन्य जो वर्ग से संबंधित इन समुदाय को समानता का मर्तबा वो देना चाहते थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलितों नेता ने अपने समुदाय की समस्याओं को अलग अलग राजनीतिक ढूंढना चाहते थे। अब गांधी जी ने जितने भी ये दलित समुदाय के प्रति जो लोग थे उनको ये कहा कि आप इनके साथ जो असमानता के व्यवहार है वो ना करें और सभी के साथ इनको इस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि इनको समान राजनीतिक सामाजिक जो इनके पक्ष हैं वो इनके समाधान हो सके। लेकिन इसके बराबर में कुछ ऐसे दलित समुदाय के जो नेता भी थे वो अपना कुछ अलग समानता का महत्व अपनाने के लिए अलग उसका रास्ता है वो ढूंढ रहे थे, जिसमें मुख्य तौर से हमारे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम प्रमुख रूप से आता है। वे खुद को संगठित करने लगे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की ताकि वे वहाँ से विधायी परिषदों के लिए अपने दलितों को चुनकर भेजा जा सके। अब धीरे धीरे ये दलित वर्ग से संबंधित जितने भी लोग थे वो इकट्ठे हो रहे थे, आपस में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने ये सभी ने मिलकर ये आवाज़ उठाई कि हमारे लिए जो भी निर्वाचन का क्षेत्र है, जो पद्धति है, जो कार्यशैली अपनाई जाती है, उसके तहत हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र है वो दिया जाना चाहिए। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी सीट हमारे लिए रिजर्व की जाएगी उसी सीट से, विधान परिषद की सीट से सिर्फ उसी दलित वर्ग को चुनाव लड़ने के लिए उसको संरक्षण है वो दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय के आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। अब जितने भी ये दलित वर्ग के समुदाय के संबंधित जितने भी लोग थे या नेता थे वो एक ही बात मानते थे कि जब तक हमारा जो पॉलिटिकल रूप से हम मजबूत नहीं होंगे, हमारी पॉलिटिकल भागीदारी जब तक सशक्त नहीं हो पाएगी, तो तब तक हम अपने आप को दूसरों वर्गों की तुलना में कमज़ोर महसूस कर पाएंगे। तो जब तक उनका बाकी वर्ग की तुलना में उनका जो समानता का प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पे नहीं दिया जाएगा तो वो अपने आप को क्या मानेंगे, असंगठित महसूस मानेंगे। तो इसलिए ज़रूरी था उनको दूसरे समुदाय की तुलना में उनको क्या किया जाए, एक राजनीतिक तौर पे उनको मान्यता है वो देनी चाहिए। और इसी के तौर पे जितने भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर और नागपुर के जो आसपास के क्षेत्र थे जिनके भी अन्य समुदाय के लोग थे वो काफ़ी मजबूती से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए वो पार्टिसिपेट हो रहे थे, यानी कि अपने आप को संगठित है वो कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन के नाम से संगठित है वो किया था। तो ये आप डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, एक दलित वर्ग के संबंधित समुदाय था जो 1930 के अंदर इसका गठन है वो किया गया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमना सामने बैठ कर गए थे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था में समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया ढीली पड़ जाएगी। अब जिस तरीके से ये दलित वर्ग के समुदाय के नेता थे वो अलग निर्वाचन क्षेत्र पद्धति का या अलग एक चुनाव प्रक्रिया के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ उनका ये था कि जो भी एक सीट है वो रिजर्व की जाए दलित वर्ग के समुदाय से संबंधित और उसी सीट पे इनका चुनाव है वो दलित वर्ग से संबंधित जो व्यक्तियों का वही चुनाव है वो लड़ सकता है। तो धीरे धीरे जो 1930 के आसपास जब दलित वर्ग एसोसिएशन B.R. अम्बेडकर ने बनाई तो उसके बाद क्या हुआ कि B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में इस बात को लेकर ठन गई कि गांधी जी कहीं ना कहीं इस बात को नहीं
मानना नहीं चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये जो अलग निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्ग के लिए समुदाय का गठन किया जाना है, ये उनके लिए जो उसकी समाजीकरण और एकीकरण की जो प्रक्रिया होगी, उनकी समाज के अन्य वर्ग के लिए उनकी समानता का जो प्रभाव होगा, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये उसकी जो गति है वो धीमी कर देगी समाज के अन्य वर्ग की तुलना में। यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, जो क्लास वेरिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रूप पर उभर कर सामने आएगा। तो इसी बात को लेकर क्या हुआ था कि B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में आमरण अनशन पर बैठ गए थे गांधी जी, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र है वो रिजर्व है वो किया जाना चाहिए। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य वर्ग क्षेत्रों से ही में ही होता था। फिर भी दलित वर्ग आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को संख्या की दृष्टि से देखता रहा। तो जिस तरीके से ये विवाद की जड़ उपजी थी, उसी तरीके से ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था 1932 के अंदर, जिसके तहत जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो विवाद था वो समाप्त हो गया था। और गांधी जी और अम्बेडकर द्वारा ये सुझाव दिया गया था जो वो गांधी जी के द्वारा मान लिया गया था। और उसके बाद जो प्रांतीय और केंद्रीय सीटें थी, उसकी विधान परिषद की जितनी भी सीटें थी, उसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो दलित वर्गों के लिए, जिनका अनुसूचित जाति भी कहा जाता, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो सीटें थी वो रिजर्व कर दी गई थी। और उसी वर्ग से संबंधित जो SC ST वर्ग से संबंधित जो व्यक्ति होगा वो सिर्फ उसी जो निर्वाचित की गई थी, जो रिजर्व की गई थी, संरक्षित की गई थी, उसी सीट के अनुसार वो अपना जो निर्वाचन है वो प्रत्याशी चुन सकते थे। भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग आंदोलन, खिलाफ आंदोलन को शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। तो वो पहले तो था कि जिस तरीके से दलित वर्ग अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन से, मूवमेंट से अलग कर रहे थे, इसी तरीके से जितने भी मुस्लिम समाज के लोग लेता थे, तो उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर कोई खास उत्साह वो नहीं दिखाया था, यानी एक्टिवेट है वो नहीं हो पाए थे। और जिस तरीके से जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन था, उसके शांत हो जाने के बाद जो काफ़ी सारा जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, तो वो काफ़ी हद तक मुस्लिम जो जाति के लोग कांग्रेस से वो तटस्थ हो गए थे, एक तरह से अलग होना शुरू कर दिया था। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफ़ी करीब दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। उसमें कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों मुसलमान समुदायों के बीच फासला बढ़ता चला गया। तो जिस तरीके से 1920 के आसपास जो कांग्रेस थी, वो हिंदू जितने भी संगठन जो समुदाय होते थे उनके जैसे से वो उनके करीब जा रही थी, उनके लिए पार्टिसिपेट कर रही थी। उसी वजह से क्या हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी समुदाय के लोग थे वो ये समझने लग गए थे जो ये कांग्रेस पार्टी ये हिंदू की पार्टी है और ये हिंदू के हितों के बीच ही कार्य कर इनके हितों को प्रमोट कर रही है। तो इसलिए क्या होने लग गया था, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, जो मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम मल्ले समुदाय के लोग थे, तो वो कांग्रेस से दूर होने लग गए थे। और धीरे धीरे उनके बीच में क्या होने लग गया, ये तो बनी बनाई एक साजिश थी, लेकिन एक्चुअल में उनके बीच में इसी खाई को भरने को, हिंदू और मुस्लिम के बीच में अपनी खाई को दूरी बनाने के लिए कांग्रेस ने ये प्रमोट वो कर रही थी, सॉरी जो ब्रिटिश है वो प्रमोट कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी सारा जो कम्युनिटी बेस्ड पे उनके लड़ाई झगड़े होने लगे और दोनों के बीच में जो फासला था आपस में पॉलिटिकल रूप से वो दूर दूर रहने लग गए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर संगठन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा ही लगा कि अब एक एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण भेदभाव बाली विधानसभा में प्रतिनिधियों के सवाल पर थे। अब जिस तरीके से ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि मन में उनकी आपसी में कहीं ना कहीं जो स्थायित्व की भावना थी वो दूर कर गई थी। कहीं ना कहीं वो आपस में एकजुट होने की स्थापना कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन से दूर होते जा रहे थे। और जैसा कि जो विधानसभाओं के अंदर, जैसे दलित वर्ग के अंदर, अलग समुदाय के अंदर उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व जिस तरीके से दिया गया था,
तो ये वाली बात थी, वो मुस्लिम लोगों के लिए भी घर कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो भी रिजर्वेशन की जो पद्धति वो भारत के अंदर ये चाहते थे। मुस्लिम लीग के नेताओं ने में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएगी और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो वो मुसलमानों के लिए अर्थ निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जिस तरीके से वो अपने आप को सेपरेट कर रहे थे इस राष्ट्रवादी कांग्रेस आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, तो जिस तरीके से जो दलित वर्ग के लिए, समुदायों के लिए जो रिजर्व सीटें की गई थी, आरक्षित सीटें की गई थी, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग के नेता थे, एक पार्टी के नेता थे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो वो भी ये मान रहे थे कि क्योंकि उनका भी ये मानना था कि केंद्रीय और प्रांतीय जितनी भी समुदाय और जो सिटी है उनकी जो आरक्षित है आबादी के अनुसार उनको उनका प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसी के तहत उनको क्या करना चाहिए, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र है वो दिया जाना चाहिए। जब तक उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र का आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो अलग निर्वाचन की जो मांग थी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि वो भी एक तरह से मान सकते थे कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति का राग है वो अपना रहे थे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुहसीबा चल रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जैकर नई समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा करनी शुरू कर दी, जिसमें इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब जिस तरीके से ये मुद्दा आपस के बीच में चल रहा था, हिंदू मुसलमान और अन्य पद्धति के लोगों के बीच में, और जिस तरीके से ये उनके सम्मेलन किए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी हिंदू के जो भी सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बड़े खास तौर के वो खुलकर सामने है वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी थी, वो सामने आ रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस समस्या के बीच में, इस समाधान के बीच में, इस हिंदू और मुस्लिम और दलित वर्ग के एक कोण के बीच में जो कई सारे हिंदू धर्म के सभा के जो नेता थे, उन्होंने खुलेआम इस बात की निंदा शुरू करने कर दी कि ये जो पार्टी बनाई जा रही है या हिंदू मुस्लिम दलित वर्ग से संबंधित अलग अलग उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और हिंदू धर्म के साथ है वो उसको कोरिलेट वो कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब हिंदू धर्म के द्वारा, हिंदू समुदाय के द्वारा, उसके आंदोलनों के द्वारा जो कांग्रेस और हिंदू धर्म के बीच में समानता प्रदर्शित की जा रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में वो जो दूरियां थी वो बढ़नी शुरू होगी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुआ था। अब जिस तरीके से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब तैयार शुरू बनाएगा, इसको एक्टिवेट किया गया, इसकी रूपरेखा बनाएगी, और जिस तरह से समुदायों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये माहौल है, विश्वास का माहौल बना हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, एक मुसलमान लोगों ने तटस्थ रूप से कांग्रेस से अलग रहने की जो स्थायित्व थी वो नीतियां बना ली थी। बहुत सारे मुस्लिम नेता तथा बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंतित जता रहे थे। उनको बेहद था कि कहीं हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की पहचान खो जाएगा। अब धीरे धीरे ये जो नीति घर कर गई थी मुसलमानों के बीच में कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी और हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवादी के नेता के बीच में जो समानता है और वो जो पार्टी है वो एक उसी पार्टी के तहत अपने कार्यप्रणाली को अपना रही है, तो उनके बीच में जो असंतोष की भावना थी मुसलमानों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये घर कर गई थी। क्योंकि मुस्लिम के द्वारा, अल्पसंख्यक के द्वारा जो दर्जा उनको दिया गया था, उसके बीच में कहीं ना कहीं जो ये हिंदू लोग थे वो मुसलमानों की जो सांस्कृतिक पहचान है वो उसको समाप्त कर देंगे, यानी कि उसकी मान्यता को कहीं मानने के लिए वो बाध्य ही नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की मूवमेंट की जो रेखाएं थी, जो आंदोलन था, वो मुसलमानों की बढ़ती अविश्वास और दलित वर्ग के द्वारा किए जा रहे प्रांतीय या केंद्रीय सीटों की अलग निर्वाचन पद्धति की वजह से, उसमें जो कांग्रेस और हिंदू धर्म के बीच में जो नज़दीकियों की दूरी की वजह से उनके बीच में अविश्वास का जो माहौल तैयार हुआ था, उसकी वजह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से मूवमेंट है वो एक्टिवेट है वो नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो मुस्लिम और दलित वर्ग समुदाय के जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी और हिंदू धर्म के अलग अलग विचारों के तहत अपनी पद्धति को वो अपना रहे थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, लेकिन जाने से पहले आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें जिन्हें अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि तब भी कोई नया वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।